नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी का हमारा आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करना चाहूँगा। छोटी सी बात, जो अपना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान सरकार ने अपने कुछ सिलेबस को हटाया है। बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है कि जैसी एक विकट परिस्थिति से हम लोग जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं, उन समस्याओं को देखते हुए जो डिसीजन लिए गए सरकार के, वो ठीक है। इतना समय नहीं है आपके पास में कि वो सारा चीज़ें आप पढ़ लो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके सिलेबस से कुछ हद तक हटाई है। उन्हीं टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डिस्कस सिर्फ इतना सा करना है, मुझे आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि कौन कौन से चैप्टर हट गए हैं। देखिए, अपने अकाउंट्स का जो सिलेबस था, टोटली अपने पास 100 मार्क्स का बोर्ड का पेपर होता है, जिसमें 2 भागों में आपका विभाजित था, 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। ये छोटी छोटी बातें आप पहले से जानते थे। 20 मार्क्स आपके स्कूल लेवल पे सेशनल होता है, जिसमें आपके अटेंडेंस, आपके बिहेवियर, आपका प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल एग्जाम, जो स्कूल लेवल पे इंटरनल एग्जाम होते थे, उनके बेस पे आप मार्क्स जाते हैं। लेकिन जो बाकी के 80 नंबर का आपका जो पेपर होता था बोर्ड का एग्जाम, वो आपके पास 3 पार्ट में डिवाइड था अभी तक, 60, 20, 20। ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। अब आपके पास ये जो 2 पार्ट थे, बी एंड सी, उनमें से कोई एक करना होता था, चाहे आप बी करो या सी करो। 3 चैप्टर इसमें थे, 3 चैप्टर इसमें थे। ये जो सी पार्ट था वो पूरा कंप्यूटर अकाउंटिंग था और ये कुछ मैनेजमेंट अकाउंट के पार्ट थे। बाकी इस 60 में आपके पास पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, एनपीओ, ये चैप्टर थे आपके पास में। मतलब आपका इन शॉर्ट ये अकाउंट्स थी आपके पास में। टोटली 60 नंबर के अंदर आपके पास पार्टनरशिप अकाउंट के 4 चैप्टर थे, कंपनी अकाउंट के 2 थे, एक जॉइंट वेंचर था, एक कंसाइनमेंट था, एक एनपीओ था। बात करते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर आपके पास 3 चैप्टर थे, जहां रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का था और तीसरा था आपका एथिक्स अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात करते हैं तो 3 अकाउंट कंप्यूटर के थे, डीबीएमएस था, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज था, स्प्रेडशीट से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं सिलेबस रिड्यूसिंग की, तो इसमें क्या कटा है, इसमें से क्या हटा है और इसमें से क्या हटा है। आज भी आपके पास ऑप्शन यही है, चाहे तो आप बी पार्ट करो या सी पार्ट करो। 20 मार्क्स के लिए बी एंड सी दोनों में से एक ऑप्शन है। आप चाहो तो आप कंप्यूटर वाले पॉइंट क्लियर कर सकते हो, आप चाहो तो आप मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ सकते हो। आपकी बुक में दोनों ही दे रखा है, वो आपकी सुटेबल, आपकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है आप कौन सा करोगे। एग्जाम में दोनों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, सेम मार्जिन के प्रश्न होंगे आपके पास। अब हम बात करते हैं पहले 60 मार्क्स का, फिर इस पे पॉइंट करेंगे। 60 मार्क्स के अंदर जो पार्टनरशिप के 4 चैप्टर थे आपके पास, पहला जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो जो आपका 4th चैप्टर था, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का समापन, उसे पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। वो इस बार आपके सिलेबस में या आपके एग्जाम में नहीं आएगा। उसके अलावा चैप्टर नंबर 8 कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा का पूरा हटा दिया गया अंदर से, वो इस बार नहीं आएगा। तो हम ये कहते हैं कि इन 60 मार्क्स और तीसरा जो कंपनी अकाउंट के 2 पार्ट थे, एक तो था कंपनी अकाउंट और सेकंड था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी को चैप्टर नंबर 6 उसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। आपके पास यदि बुक है तो बुक के जो इंडेक्स है मैं आपको बता देता हूँ, वहीं एक बार थोड़ा सा इनिशियल कर दीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में ठीक रहेगा। ये वाली बुक हम करवा रहे हैं, आपको पता ही है, आरबीएससी की हिंदी मीडियम की बुक थी। और आप इसके अंदर जो ये स्टार्ट में आपका इंडेक्स आता है, यही आप थोड़ा सा इनिशियल कर दीजिएगा। वैसे क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन फिलहाल फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्ट के अंदर ये जो आपके इंडेक्स होता है
इस इंडेक्स के अंदर आप छोटा सा इनिशियल मार्क कर लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर नहीं आएंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपके पार्टनरशिप के स्टार्ट से 3 चैप्टर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इस बार आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तीनों हमने पढ़ा लिए हैं। अभी तक हमारी पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुकी है, वो यहाँ तक कंप्लीट कर दी है हमने। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म नहीं आएगा, हट गया आपका। नेक्स्ट कंपनी अकाउंट हमने पूरा पढ़ा लिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसकी सारी वीडियो देख सकते हो, सब कुछ हमने उसको सही ढंग से एक्सप्लेन किया है चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 6 नहीं आएगा आपके इस बार। चैप्टर नंबर 7 जॉइंट वेंचर आएगा, पढ़ना है हमें, अभी पढ़ाना बाकी है, हम पढ़ा लेंगे। चैप्टर नंबर 8 कंसाइनमेंट, छोटी सी चोट हो गई हमारे साथ में, हमने सोचा था इजी था अच्छा था लेकिन हटा दिया, कोई इशू नहीं है। इस बार आपने पढ़ लिया है तो नेक्स्ट ईयर वो फिर आपके काम आ जाएगा, लेकिन इस साल के लिए उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आप उस चैप्टर को नहीं करोगे तो चलेगा। बट उससे आगे वाला चैप्टर एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसके अलावा हम बात करते हैं 20 मार्क्स की, तो इन मैनेजमेंट अकाउंट में आपके पास 3 चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपके पास में। चैप्टर नंबर 11 अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस है, और बिजनेस इथिक्स लेखांकन का इथिक्स इन अकाउंटिंग लेखा शास्त्र में नैतिकता, वो चैप्टर हटा दिया गया अंदर से। हाँ 11th वाला चैप्टर हटा है आपका, यदि आप देखते हो तो 12th वाला चैप्टर हट गया है। और यदि कंप्यूटर अकाउंटिंग देखते हो तो कंप्यूटर अकाउंटिंग में लास्ट 15 वाला चैप्टर हटाया है। तो ये आपका रिड्यूसिंग सिलेबस है। फिलहाल हम इसको चीज़ को यहीं से 60 मार्क्स को कंप्लीट करते हैं। 60 मार्क्स के सिलेबस के अंदर हमारे पास अभी 2 चैप्टर बचे हैं, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9। तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, किसे कहते हैं, क्या सिस्टम है इसका। यदि हम उसको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये न तो ज़्यादा डिफिकल्ट है और न ही ज़्यादा इजी है, दोनों पॉइंट है। हम इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते या बहुत ज़्यादा इजी नहीं कह सकते, ये एवरेज चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लेवल से भी, और रियल लाइफ में भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रहता है। तो हम बात करते हैं एनपीओ का, जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा सा आप बोर्ड से समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम बात आगे समझते हैं। देखिए अपने चैप्टर का नाम है गैर लाभकारी संस्थाओं के लेखे, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। एनपीओ का मीन्स होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में चला कि सर आप कब से ही एनपीओ किए जा रहे हो, एटलीस्ट होता क्या है एनपीओ। तो बेटा नाम ही देख लो, नॉन प्रॉफिट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं आज आप देख पा रहे हो चल रही है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, वो सिर्फ जन कल्याण या सेवा के उद्देश्य से संचालित रहती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अलाभकारी संस्थाएं। जैसे आपका स्कूल, जो पब्लिक स्कूल है वो क्या है, एनपीओ है। और क्या है, एनपीओ ही होता है ना। जैसे आपने देखा होगा ट्रस्ट, जैसे आपने मंदिर देखे होंगे, मस्जिद देखे होंगे, गिरजाघर, चर्च, सब ट्रस्ट से चलते हैं। एक मंदिर के बारे में हम बात करते हैं, आपने मंदिर के अंदर जितने भी एक्टिविटीज होती है वो कोई ना कोई ट्रस्ट चलाता है। ट्रस्ट तो जानते होंगे, सुना होगा आप लोगों ने, ट्रस्टीज होते हैं, उसको चलाने वाले लोग होंगे वो ट्रस्टीज हो गए हैं। कई आपने क्लब देखे होंगे, कोई क्लब चलता है जो सोशल वर्क करने का काम करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जो सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट लाते हैं, सोसाइटी के कुछ ऐसे कामों को कंप्लीट करने में अपना जो रोल प्ले करते हैं, ऐसे भी क्लब चलाते हैं। तो हम ऐसे इंस्टीट्यूट और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग देखेंगे जिनका पर्पस
प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य ये नहीं है कि हम लाभ कमाएंगे, उनका उद्देश्य सिर्फ सेवा करना या जन कल्याण के लिए, बस उसी उद्देश्य से हम जो काम करते हैं उसे हम बोलते हैं एनपीओ। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चला कि जिस संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो वहाँ अकाउंटिंग करने की कहाँ जरूरत है? भाई वहाँ अकाउंटिंग कहाँ जरूरत है? क्योंकि आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, तो हम उन सारी संस्थाओं का अकाउंटिंग करेंगे जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। प्रश्न में वही बात कर रहा था कि आपके दिमाग में प्रश्न चलेगा कि सर हमें अकाउंटिंग करने की जरूरत कहाँ है जब प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। हम तो इतने जो पिछले साल से पढ़ रहे आए हैं, डेढ़ साल हो गया हमको अकाउंट्स पढ़ते हुए, हमने तो यही समझा है कि अकाउंटिंग का पर्पज ही ये होता है फाइंड टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस। बट आप तो ये कह रहे हो कि ये तो बिजनेस भी नहीं है, ये तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट तो अर्न करती नहीं है, तो अकाउंटिंग करने की कहाँ आवश्यकता है? तो देखिएगा इसका आंसर ये है कि ऐसी संस्थाएं भी चलती है तो पैसे से चलती है। कोई भी संस्था हो, आज आपका स्कूल चल रहा है पैसे से चलेगा, मंदिर का खर्चा चल रहा है तो पैसे से चलता है। तो जो भी ये ट्रस्ट बनते हैं, कोई ये क्लब होते हैं, कोई संस्था जितनी भी है, उनमें पैसा आता है और जहां पैसा आता है वहां हिसाब जरूर होगा, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। जहां आपका पैसा आ रहा है वहां हिसाब तो होगा ही, और जो हिसाब होगा वही तो हमारी अकाउंटिंग है। तो हिसाब होना मतलब अकाउंटिंग है। आपके एक ट्रस्ट में मान लीजिए 50 लोग जुड़ के हैं, सभी लोग इसमें पैसा दे रहे हैं, तो हिसाब तो पूछेंगे हमारा पैसा कहाँ गया, हमने जो पैसा दिया था वो कहाँ खर्च हुआ है। तो हिसाब तो जरूरी है बेटा, हिसाब के लिए जो आप मेंटेन करोगे वो अकाउंट मेंटेन करनी है, उसी को हम अकाउंट कहेंगे। तो एनपीओ के अंदर आपको कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, उसका मीनिंग क्या होगा? तो ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर सेवा करना होता है, उसी को हम अलाभकारी संस्था कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखोगे तो स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, क्लब, ट्रस्ट, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। अब आप सेकंड पॉइंट समझते हो कि इसमें अकाउंटिंग करते कैसे हैं। भाई आपने कह तो दिया कि इसमें अकाउंटिंग होती है, तो होती कैसे है, अकाउंटिंग करेंगे कैसे? क्या इसमें अकाउंटिंग हम बिजनेस की तरह ही करेंगे? तो बिल्कुल सही बात है, आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो आपने एज ए बिजनेस किया था। जैसे उस बिजनेस में आपने किया था, जर्नल एंट्री करी थी, लेजर बनाया था, ट्रायल बैलेंस बनाया था, फाइनल अकाउंट बनाए थे। लेकिन यहाँ तरीका अलग है, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा तरीका अलग है, बाकी काम वही करना है। कैसे करना है? तो आपने वहां पे भी ट्रायल बैलेंस बनाया था, यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस बनता है। आपने वहां पर भी जर्नल एंट्रियां करी थी, यहाँ पर भी जर्नल एंट्रियां करनी है, लेकिन यहाँ कुछ ट्रांजैक्शन अलग होंगे, यहाँ आपके फाइनल अकाउंट अलग होंगे। हम सीधा ही फाइनल अकाउंट को पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए काम करते हैं कि आपका एक बिजनेस, जो बिजनेस है वो ऑपरेट होता है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी बिजनेस, आपका बिजनेस ऑपरेट होगा लाभ और हानि के लिए। बट ये एक ऐसी संस्था है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना तो होता ही नहीं है। इनके पास कैश आती है, इनके यहां से कैश जाती है, क्योंकि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहां इनकम और एक्सपेंसेस नहीं होंगे। भाई प्रॉफिट में भी, सॉरी, बिजनेस में भी इनकम एक्सपेंसेस होते हैं, तो इनके पास भी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे। हमारे पास ये दोनों पॉइंट तो होंगे ही होंगे, इनकम और एक्सपेंसेस। आपके पास इनकम भी आएगी, एक्सपेंसेस भी होंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है, इनकम का जो वे है वो अलग होगा, एक्सपेंसेस तो सेम ही है, चाहे वो बिजनेस के लिए देखो तो ही या किसी एनपीओ के लिए देखो। एक्सपेंसेस तो वो के वही रहेंगे, आपको सैलरी पे करनी है, किराया देना है, गाड़ी भाड़ा लगाना है, कुछ खर्चे करना, वो तो सेम खर्चे तो सेम होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात इनकम की करते हैं तब थोड़ा सा अलग है। जब आप इनकम की बात करोगे तब यहाँ इनकम के सोर्सेज कुछ अलग अलग होते हैं, कुछ अलग पॉइंट होते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, उन्हीं चीज़ों को हम काम को करना है। सेकंड पॉइंट, अब इनके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। बेसिकली आप यहाँ पे 3 अकाउंट मेंटेन करते हो। जैसे आपके फाइनल अकाउंट बनते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस,
जो अर्न करने वाली फर्म होती है या हम एक बिजनेस को कहते हैं जिसके अंदर आप ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हो। ट्रेडिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बना दिया, P&L आपने नेट प्रॉफिट के लिए बना लिया, जिसके अंदर प्रॉपरली आप बैलेंस शीट में सब अपने ट्रांजेक्शन फिलअप करते हो। यहाँ पर आप एक अकाउंट बनाते हो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप यहाँ पे एक अकाउंट मेंटेन करोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इस अकाउंट में आप कैश को देखोगे कि पूरे साल भर में आपके पास कैश कितना आया कितना गया। क्योंकि देखिएगा, जो आप हिसाब की बात करते हो वहां जनरली कैश का हिसाब देखा जाता है कि आपने कितना पैसा दिया कितना रिसीव किया। देखो, हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहां पे भी आपने कैश बुक बनाई थी और कैश बुक में पर डे एक एक ट्रांजेक्शन लिखा था। आज क्या ट्रांजेक्शन हुआ आपने फटाफट टिप लिया अंदर, अब कितना पैसा आ रहा है लिख रहे हो। वो सबने किया, कोई भी बिजनेस होगा। यदि हम कंपनी एक्ट की बात करते हैं, अपने पास तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है इस कैश के रिलेटेड, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं हम। एक कंपनी को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप देखते हो कि आपने पूरे साल भर में कहां से पैसा रिसीव किया, कहां पैसा दिया है। तो उसी के टाइप का एक एनपीओ को भी रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना पड़ता है, जिसके अंदर आपको ये मेंटेन करना है कि आपको कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का मीन यही होगा कि इसके अंदर हम ओनली कैश लिखेंगे, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, चाहे वो कैसे भी आओ कैसे भी जाओ। कैसे भी आओ कैसे भी जाओ का मतलब मैं फिर बता देता हूं। आपके पास मेजर जो अकाउंट होते हैं वो जनरली 5 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट। मैंने आपको 11 में भी बताया था और आज फिर बता देता हूं। According to modern concept, our types of account is 5. First is capital, second is liabilities, assets, income and expenses. आपको यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी ये समझना है वो सिर्फ इन 5 खाते के बेस पे समझना है। हम कैपिटल को छोड़ देते हैं यहाँ से, क्योंकि एनपीओ में हम कैपिटल का कम रोल होता है, कम ही होता है। बाद में बता देंगे आपको कैपिटल का। फिलहाल आप ये 4 अकाउंट समझेगा। फर्स्ट होता है आपके पास में असेट्स, इनकम, लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस। आपके पास 4 रोल हैं, असेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज। तो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये चारों ही आते हैं, चाहे वो असेट्स है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी है, कुछ भी है, कैश है, मींस लिखना है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट को हम कहते हैं कि ये कैश बुक की समरी होती है, क्योंकि कैश बुक में तो आप हर रोज जो ट्रांजेक्शन, आपने सैलरी 5 बार दी है तो 5 बार लिखोगे, आपने रेंट 10 बार पे किया है तो साल में 10 बार रेंट लिखना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। रिसिप्ट एंड पेमेंट में पूरे साल में जितना कुछ किया है एक बार में ही लिख देते हैं। तो इसके लिए कॉमन पॉइंट आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ ए कैश बुक. In this account only recorded the cash related transaction. The cash receive and payment is recorded in receipt and payment, like the cash receiving by assessed income and paid by liabilities and expenses. Anyway, किसी भी तरह से आपने भी इनकम रिसीव, कैश रिसीव की है, पे की है, आपको लिखना है. In the receipt and payment we are recording the cash related transaction like the cash receiving from any year. एक और पॉइंट, any year, any way and any year, किसी भी तरह से और किसी भी साल का. अब किसी भी साल का कहते ही दिमाग में एक प्रश्न चला, क्या सर बताते रहते हो यार, कभी किसी साल का किसी वे, क्या है? मैंने आपके सामने 3 अलग अलग ईयर लिखे हैं, 2019, 20 एंड 21. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी कौन सा ईयर कंटिन्यू चल रहा है? Which year is continue running this? कौन सा साल आपका कंटिन्यू है? बोलना नहीं है बेटा, लिखना है, गलती से भी बोले नहीं. हाँ, कौन सा है? 2020. ओके. अब मेरा आपसे दूसरा प्रश्न कि 2019, 2020 तो आपका कंटिन्यू करंट ईयर, इसको हम बोलेंगे करंट ईयर. तो 2019 क्या होगा?
लास्ट ईयर। 2020 से पहले वाले कोई भी ईयर क्यों नहीं हो, सारे ही आपके लिए लास्ट ईयर कहलाएंगे, और 2020 के बाद जितने भी आने वाले हैं वो नेक्स्ट ईयर होगा। तो अपने पास ट्रांजैक्शन किसी भी ईयर का आ सकता है, वो 2019 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 21 का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है, 22 का भी हो सकता है। तो in the receipt and payment we are recording the transaction for any year, but the transaction can be cash. यदि ट्रांजैक्शन कैश में होगा तो ही लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना। बट वो होना किसी भी ईयर से रिलेटेड क्यों नहीं हो सकता है, किसी भी ईयर का हो, आपको लिखना है। Our second account is income and expenses. एक पॉइंट और मैं आपको इसको बता देता हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट इज मेंटेनिंग अकॉर्डिंग टू द कैश लाइक द रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश के अकॉर्डिंग मेंटेन होता है, मींस रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग मेंटेन होता है। इसमें कैश आती है तो लिखना है, जाती है तो लिखना है। और सेकंड अकाउंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इज द सेम कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस अकाउंट इज कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रिसिप्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कॉपी है, जैसा कि नाम से क्लियर है, इनकम और एक्सपेंसेस। अब जब तक आपको ये पता नहीं है कि कौन सी इनकम है कौन सी एक्सपेंसेज है, थोड़ा सा आपको समस्या रहेगी। बाकी हम हैं बेटा, समझा देंगे आपको क्या क्या इनकम है क्या क्या एक्सपेंसेज है, क्योंकि इनकम में तो सेलेक्टेड पॉइंट है, एक्सपेंसेज तो बहुत सारे हैं। एंड लास्ट अकाउंट इज बैलेंस शीट। जिस तरह से आपने एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बैलेंस शीट बनाई थी, वैसा का वैसा यहाँ पे भी बनाना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। अब एक छोटा सा प्रश्न और लेकर फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो संस्थाएं हैं, क्या ये भी पूरा बिजनेस जो आपके लाभ कमाने वाली संस्थाओं की तरह बुकें मेंटेन करती है क्या? क्योंकि जब हमने देखा था, जब हमने 11 समझी थी या हमने अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया था, उस समय हमने देखा था कि जो आपकी प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट होती है, मींस जो बिजनेस जिसको हम कहते हैं लाभकारी संस्था होती है, वो प्रॉपरली बुक मेंटेन करती है। जर्नल अलग होती है, लेजर अलग होती है, अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करती है, बहुत सारी बुकें उसके पास में होती है। क्या ये भी उसकी तरह ही बुक मेंटेन करती है? तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसके लिए 4 ही बुकें होती है हमारे पास में, 4 ही रजिस्टर हैं, 4 ही ऐसी पुस्तकें हैं जो ये मेंटेन करती है, जिसमें सबसे पहला आता है कैश बुक, रोकड़ बही जिसको कहते हैं। एक आता है स्टॉक रजिस्टर, और एक आता है मेंबर्स रजिस्टर। मतलब माफी चाहूंगा, 3 ही है। इसके लिए प्रश्न क्या बनता है? तो प्रश्न आता है गैर लाभकारी संस्था द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें कौन कौन सी है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी के प्रश्न बता रहा हूं, आप नोट कर दीजिएगा, कॉपी में लिख के उसका आंसर मुझे भेजिएगा इस वीडियो को देखकर। Our first question is, what is the non-profit organization? या write the meaning of non-profit organization. अलाभकारी संस्था का अर्थ लिखिए, या अलाभकारी संस्था किसे कहते हैं। Our second question is, write the 2 example of non-profit organization. कि अलाभकारी संस्था के कोई 2 उदाहरण लिखिए। Our third question is, एक गैर लाभकारी संस्था कौन कौन सी पुस्तकें रखती है। एक गैर लाभकारी संस्था कौन कौन सी पुस्तकें रखती है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, एक गैर लाभकारी संस्था के लिए एक गैर लाभकारी संस्था कौन कौन से खाते बनाती है। पहला प्रश्न था आपके पास, गैर लाभकारी संस्था किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, गैर लाभकारी संस्था की कोई 2 उदाहरण लिखिए। तीसरा प्रश्न, गैर लाभकारी संस्था कौन कौन सी पुस्तकें रखती हैं। और चौथा प्रश्न, गैर लाभकारी संस्थाएं कौन कौन से खाते बनाती हैं। 4 प्रश्न, चारों का आंसर आप मुझे लिख के भेजोगे। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये जो 4 प्रश्न थे
ये कुछ थ्योरी के पॉइंट थे। अब हम इसका प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको हम थोड़ा सा समझते हुए इन अकाउंट्स को मेंटेन करना सीखते हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा, आपको कई ऐसे प्रश्न होंगे जहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट पहले से दिया रखा होगा, और नहीं है तो बना लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता है, बना लेंगे। कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, मैंने आपके सामने दो अकाउंट बनाए, पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी हमने 2 मिनट पहले समझा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेनिंग द 3 अकाउंट। फर्स्ट वन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट, सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। तो हम इन दोनों अकाउंट को थोड़ा सा समझते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक छोटा सा प्रश्न आता है हमारे सामने कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कैसे बनाते हो। तो सबसे पहला पॉइंट हम रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करते हैं। देखिए, जब मैंने अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में बताना कुछ स्टार्ट किया तो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट इज समरी ऑफ कैश बुक, इट इज द मेंटेनिंग बाय लाइक कैश अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट प्रॉपरली कैश अकाउंट की तरह ही मेंटेन होता है, वो एक कैश बुक का समरी होता है। तो सबसे पहला अपने पास, मैं यहाँ पे छोटे छोटे कुछ ट्रांजेक्शन भी लिख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। देखिए, आपके पास जो आपने बिजनेस या जो इंस्टीट्यूट खोली है आपके पास में, उसका कैश बैलेंस होगा हमारे पास में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। देखो, ये पूरा का पूरा अकाउंट कैश अकाउंट की तरह ही मेंटेन होता है, और हमारे पास जो कैश का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, वो हम इस अकाउंट में मेंटेन करते हैं। हम लिखते हैं डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका कैश बैलेंस होगा। इसके लिए आप कोई जनरल एंट्री समझने की जरूरत नहीं होती। आपको पता है हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। आपको पता होगा कि हमने, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट हो, हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं और हमारा हर ट्रांजेक्शन 2 जगह जाता है। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा। मेरी बातें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, कि जो इस साल का ओपनिंग वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा। जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं, 2020 2019, मैं कहता हूं 2019 की 31 दिसंबर को आपके पास 10,000 रुपए पड़ा था, मींस योर क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31st December 2019 is 10,000. This amount is opening for 1st Jan 2020. सिंपल सी बात है, जितना पैसा 31 दिसंबर 2019 को था वो का वो अमाउंट 1 जनवरी 2020 को भी इतना ही होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जितना पैसा लास्ट ईयर में आपके पास क्लोजिंग था वही अमाउंट करंट ईयर का ओपनिंग होता है। तो ये जो बैलेंस था वो आप लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाया होगा आपने, ये जो बैलेंस था वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिख जाता है। तो आपको इस बार नहीं दिखाना, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन आपको 2 फाइनल अकाउंट मेंटेन करने हैं। अपने पास में 3 अकाउंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। तो अपना पहला ट्रांजैक्शन था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये 2 जगह कहां दिखेगा? ये 2 जगह कहां दिखेगा? तो एक तो बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट। बैलेंस शीट कौन सी? लास्ट ईयर वाली। बैलेंस शीट कौन सी? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखता है। लास्ट ईयर मींस ओपनिंग बैलेंस शीट में ये दिखेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? देखिए, जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे हमें मजा नहीं आएगा, और आप जब तक बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे रिप्लाई करते हो तुम लोग। चलिए, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि our opening balance of cash is recording the receipt and payment account and showing the balance sheet of last year. First transaction is opening balance of cash is shown in the receipt side of receipt and payment account and shown in the asset side of opening balance sheet. Our second transaction. दूसरा point,
आज बस हम इस पॉइंट को समझ के इस क्लास को एंड कर लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं चलाएंगे, क्योंकि अब आगे का जो हमारा टाइम बचेगा वो एक अकेला इस पॉइंट को ले लेगा। शब्द आता है अपने पास सब्सक्रिप्शन, हिंदी में बोलते हैं चंदा। सब्सक्रिप्शन हिंदी में आता है अपने पास में चंदा। देखिए चंदा क्या होता है, मैंने आपको इस टॉपिक को पढ़ाते से पहले ही आपको कहा था, या बीच में हमने एक पॉइंट डाला था कि एक्सपेंसेस तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, और जो एक्सपेंसेस एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट में होते हैं वो यहाँ पे भी हो सकते हैं, लेकिन इनकम सेलेक्टेड है। और एक एनपीओ के लिए इनकम का मेन सोर्स होता है उसका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मीन्स हम इसको एक मेंबरशिप फीस भी बोलते हैं। मेंबरशिप फी, मेंबरशिप फी का मीन्स आपकी संस्था के अंदर, आपके उस ट्रस्ट के अंदर, आपके उस क्लब के अंदर जितने लोग काम करने आए हैं, जितने लोग जुड़े हैं, वो सभी पैसा देते हैं, वो सभी चंदा देते हैं। पैसा एक अपनी फीस निर्धारित होती है, वो फीस देते हैं, उसी को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके लिए इनकम होती है, और आपके यहाँ पे सबसे मेन सोर्सेज होता है इनकम का। अब हम इसकी एक छोटी सी एंट्री समझते हैं कि इसकी एंट्री क्या करेंगे। यदि हम इसकी एंट्री देखते हैं, जनरल एंट्री, क्योंकि देखिए हमारा कोई भी खाता मेंटेन होता है तो वो जनरल एंट्री से ही होता है, हम उसके लिए अलग से कोई काम नहीं करते हैं। अब हम सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखाएंगे, इन द फाइनल अकाउंट, इन द अकाउंट वेयर इज द शो द सब्सक्रिप्शन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल we are passing a journal entry for the subscription. Our entry is cash account debit to subscription. हम एक नॉर्मल एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। कैश मींस आपको पैसा रिसीव हो रहा है, तो ये आप कहां दिखाओगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। ये पैसा कहां दिखता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के टू में, टू सब्सक्रिप्शन। सिंपल सी बात है। और सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है, भाई सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, तो आपको कहां दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बाय में, बाय सब्सक्रिप्शन। तो आपको समझ में आया मैं क्या समझा रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था, सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया आपको कि सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी लिखना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि आपके लिए इनकम होती है, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी दिखाओगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखाओगे। तो देखिएगा हमने कुछ पॉइंट बताए हैं, आज मैं आपको कुछ छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ। करना क्या है, पहला पॉइंट तो आपने देख ही लिया है कि आपको जो मैंने 4 प्रश्न लिखवाए थे उनको सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करना है। दूसरी बात, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये वैसे अभी आप नहीं उतारोगे तो चलेगा, कल हम इसको पूरा करेंगे उसके बाद, और इतना लिख दो तो आप जैसा कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, बुक से आपको कुछ पढ़ना है, लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, वहां से आपको रीडिंग लगानी है, क्योंकि बिना पढ़े मजा नहीं आएगा, आपको रीडिंग लगानी है। मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक आपको रीडिंग लगानी है। तो आपका पेज नंबर है बुक का, 1 मिनट, हाँ बेटा, चलिए 305, हिंदी मीडियम आरबीएससी की बुक है ये वाली, वैसे तो आप जानते हो इस बुक को, ये वाला चैप्टर है। 305 पेज नंबर से आपको पढ़ना है, 305, 306। हाँ, इस 306 पे एक ऊपर ही ऊपर एक प्रश्न लिखा हुआ है, गैर लाभकारी संस्था और लाभकारी संस्था में अंतर स्पष्ट करो। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, समझना है। यदि सवाल नहीं समझ में आता तो कल आप मुझे पूछोगे, ये पॉइंट यदि नहीं समझ में आ रहा है तो पूछोगे। वैसे बहुत सारी चीजें तो मैंने आज की क्लास में डिस्कस कर ही ली थी, फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्लास अपनी कंप्लीट होती है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसे जरूर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। जी सर।